2008 में पूरे देश को हिलाकर रख देने वाला मालेगांव विस्फोट हुआ था। 29 सितंबर 2008 को नासिक के मालेगांव में हुए इस विस्फोट ने 6 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। 17 साल बाद 31 जुलाई को एनआईए की विशेष अदालत ने सभी 7 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। लेकिन क्या यह फैसला पीड़ितों को न्याय दे पाया? जांच एजेंसियों की भूमिका क्या थी? और क्या यह फैसला हेमंत करकरे की मौत से जुड़ा हुआ है? इन सभी सवालों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। 29 सितंबर 2008 रमजान का पवित्र महीना चल रहा था। मालेगांव के अंजुमन चौक के पास मस्जिद के सामने रात करीबन 9:30 बजे के आसपास एक भयानक बम विस्फोट हुआ। यह विस्फोट एक LML फ्रीडम मोटरसाइकिल पर रखे बम के कारण हुआ। इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 101 लोग घायल हुए। रमजान के कारण बाजार और मस्जिद के सामने बहुत भीड़ थी, जिससे नुकसान और बढ़ गया। इस मामले के जांच की जिम्मेदारी शुरू में महाराष्ट्र आतंकवादी विरोधी स्क्वाड यानी ATS के पास थी। ATS के तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे ने जांच के दौरान प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी को संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया। ATS ने दावा किया कि मोटरसाइकिल प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी और यह विस्फोट की साजिश कथित हिंदुत्ववादी संगठन अभिनव भारत ने रची गई थी। लेकिन इस जांच में कई सवाल उठे, जिन्होंने अगले 17 सालों तक इस मुकदमे को और जटिल बना दिया। इस मुकदमे का हेमंत करकरे से गहरा संबंध था। हेमंत करकरे एक ऐसा नाम जो मालेगांव विस्फोट की जांच और मुंबई के 26/11 आतंकी हमले से हमेशा जुड़ा रहा। अक्टूबर 2008 में करकरे ने अभिनव भारत से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया। उन्होंने विस्फोट में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और साजिश की बैठकों के सबूत जुटाने की कोशिश की। उन्होंने ये सबूत जुटाए भी थे। स्वामी असीमानंद उर्फ दयानंद पांडे के लैपटॉप में वे सभी सबूत थे, जैसा कि महाराष्ट्र के पूर्व IG SM मुशर्रफ ने अपनी किताब में बताया था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ATS के पास अभिनव भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। लेकिन नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले में करकरे की मौत हो गई। इससे मालेगांव की जांच को बड़ा झटका लगा। करकरे की हत्या के बारे में भी मुशर्रफ ने एक किताब लिखी थी, जिसकी उस समय खूब चर्चा हुई। उसी किताब में उन्होंने बताया था कि करकरे को मारने की साजिश कब और कैसे रची गई और उनकी मौत से सीधा फायदा किसे होने वाला था। 17 साल बाद वे सारे शक सही साबित हुए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कई बार करकरे के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने करकरे को श्राप दिया था कि उनका कभी भी भला नहीं होगा, और 1.25 महीने के बाद में ही उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, प्रज्ञा ठाकुर ने करकरे को देशद्रोही कहा था और उनकी देशभक्ति पर सवाल भी उठाए थे। इससे यह समझा जा सकता है कि कथित हिंदुत्ववादी संगठनों को करकरे से कितनी नफरत थी, और करकरे की मौत के बाद जांच की दिशा ही बदल गई। इसके बाद ATS की जांच पर सवाल उठने लगे और 2011 में यह मामला NIA को सौंप दिया गया। अगर करकरे ने जांच पूरी की होती तो क्या कल का फैसला अलग होता? यह आज भी सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। 2011 में NIA ने जांच की कमान संभाली। ATS ने 2008 में 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था और उन पर मकोका लगाया था। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मकोका को हटा दिया, क्योंकि सबूत नाकाफी थे। NIA ने 2013 में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें अभिनव भारत पर धार्मिक वैमनस्य फैलाने का आरोप था। विशेष अदालत में 323 गवाहों की जांच हुई, लेकिन उनमें से 37 गवाह अपने बयान से ही पलट गए। इससे सरकारी पक्ष कमजोर पड़ गया। कल 31 जुलाई को NIA की विशेष अदालत ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के समेत सभी 7 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मोटरसाइकिल की मालिकाना का ठोस सबूत नहीं है और भोपाल या फरीदाबाद में हुई कथित साजिश की बैठकों को साबित ही नहीं किया जा सका। लेकिन इससे सवाल उठता है कि 17 साल की जांच में सबूत क्यों नहीं मिले?
क्या एटीएस और एनआईए की जांच में खामियों की वजह से ही असली गुनहगार बच गए? और अगर वे संदिग्ध वाकई निर्दोष है तो क्या जांच एजेंसियों ने बेकसूर लोगों को फंसाने की कोशिश की? इन 17 सालों में क्या हेमंत करकरे द्वारा जुटाए गए सबूतों को नष्ट करने की कोशिश तो नहीं हुई? इन सवालों पर खुलकर कोई बात नहीं कर रहा। इस फैसले के बाद कथित हिंदुत्ववादी संगठनों और उनसे जुड़े लोगों ने जश्न मनाया। सत्ताधारी महायुति सरकार के कई नेता, विधायक और कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया। कुछ ने तो इसे न्याय का विजय कहा तो कुछ ने भगवा आतंकवाद शब्द को झूठा करार दिया। लेकिन यह जश्न कितना उचित था? मालेगांव विस्फोट में मारे गए और घायल हुए ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय के थे। ऐसी स्थिति में जश्न मनाना क्या धार्मिक ध्रुवीकरण को नहीं दर्शाता? सत्ताधारी दलों का इस जश्न में शामिल होना उसका सीधा मतलब है कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, जैसा कि 2006 के मामले में हुआ था जब मुंबई हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। मालेगांव विस्फोट में 6 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। इन पीड़ितों के परिवारों ने 17 साल तक न्याय की आस लगाए रखी, लेकिन इस फैसले ने उन्हें निराश किया। एक पीड़ित के वकील शाहिद नदीम ने 2024 में कहा था कि एटीएस की जांच की उदासीनता उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। एक अन्य पीड़ित के पिता नासिर अहमद ने कहा था कि मुकदमा 16 साल तक चला क्योंकि आरोपी प्रभावशाली लोग थे। अगर सभी आरोपी निर्दोष है तो असली गुनहगार कौन है? और क्या पीड़ितों को वाकई में न्याय मिला? इन सवालों के जवाब जांच एजेंसियों से भी लेने ही उतनी ही जरूरी है। इन सभी बातों ने जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता और केंद्रीय एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है। अगर सबूतों के अभाव में सभी आरोपी को बरी कर दिया गया तो जांच एजेंसियों के कामकाज पर ही सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे? एटीएस और एनआईए ने 17 साल तक जांच की, लेकिन वे ठोस सबूत क्यों नहीं पेश कर पाए? एक गवाह ने तो यह भी आरोप लगाया था कि एटीएस के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी परमवीर सिंह ने उन्हें कुछ खास लोगों के नाम लेने के लिए धमकाया था। केंद्रीय जांच एजेंसियां किसके इशारे पर काम करती है यह अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जांच गलत थी तो क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? मालेगांव मामले में राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। 2008 में कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन की सरकार थी, जबकि आज महायुति की सरकार है। क्या जांच एजेंसियों को पर्याप्त संसाधन और स्वायत्तता दी गई? और अगर जांच एजेंसियां नाकाम रही तो सरकार को इसकी नैतिक तौर पर जिम्मेदारी क्यों नहीं लेनी चाहिए? मालेगांव बम विस्फोट मामले का फैसला सिर्फ एक कानूनी निर्णय नहीं है, बल्कि समाज के भरोसे और न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता का सवाल है। 6 मौतें, 100 से अधिक घायल और 17 साल का मुकदमा, फिर भी असली गुनहगार कौन है यह पता नहीं चल सका। कई लोग कह रहे हैं कि हेमंत करकरे की मौत से जांच रुक गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी के नेता विधायक जितेंद्र आव्हाड ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि जिस दिन करकरे की मौत हुई उसी दिन इस मामले का फैसला हो गया। उन्होंने आगे कहा कि करकरे के साथ यह फैसला भी मर गया, इसलिए पिछले 17 साल से न्याय की आस लगाए बैठे पीड़ितों को और कितने साल इंतजार करना होगा यह सवाल अनुत्तरित ही है। मी जसं सांगितलं तसं ज्या दिवशी हेमंत करकरे यांची हत्या झाली त्याच दिवशी या खटल्याचा निकाल लागला होता। दूसरी ओर जश्न मना रहे राजनेताओं और कम से कम सत्ता में बैठे लोगों को तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि राज्य के हर व्यक्ति के साथ न्याय करना ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना और अपनी रोटियां सेकना अब छोड़ देना चाहिए। आखिर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सबूतों के साथ सभी संदिग्ध बरी हुए, लेकिन शायद फडणवीस साहब यह भूल गए कि कोर्ट ने आरोपियों को सबूतों के अभाव में निर्दोष ठहराया, ना कि सबूतों के साथ।